जय हिंद दोस्तों, दर्पण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अम्ल, क्षार, अम्ल एवं क्षार में अंतर तथा विभिन्न तरह के जो लवण हैं उनके उपयोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम अम्ल की परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जल में घुलकर आपको H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह आपने ये परिभाषा बेहतर ढंग से पढ़ी होगी। क्षार की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर जैसे ही इन्हें जल में डाला जाता है तो ये क्या देते हैं? OH- देते हैं। ये परिभाषा सामान्य है, आप सभी को पहले से ये मतलब इसका जानकारी रही होगी। आगे चल के अगर हम बात करें अम्लीयता की गुण की जो जानकारी है, सर्वप्रथम आरिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1884 में दी थी और उन्होंने बताया था कि ये जो पदार्थ होते हैं जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। दूसरी एक और परिभाषा ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार है। देखिए कभी कभी PSC वैज्ञानिक का नाम लिखकर उनकी जानकारी पूछ लेता है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो हैं उन्होंने कुछ अलग जानकारी दी थी कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अणु या आयन जो क्या करते हों, प्रोटॉन आयन देने की प्रवृत्ति रखते हों, अर्थात धनात्मक चार्ज लाने की प्रवृत्ति रखते हों, अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा वह क्षार कहलाएगा। आगे हम अम्ल के और गुणों की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल का जो pH वैल्यू होती है, pH स्केल हम आगे भी देखेंगे। pH स्केल इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल ये 14 तक अंक रहते हैं। 7 जो रहता है वह उदासीन रहता है और 7 से नीचे जो रहते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जिनका pH वैल्यू 7 से कम होती है वह अम्ल कहलाते हैं और जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है वह आपका क्षार कहलाता है। अगर किसी का 14 है तो मतलब ये है कि वह अत्यधिक क्षारीय है, और यदि किसी पदार्थ का pH वैल्यू 1 या इससे कम है तो इसका अर्थ है कि वह अत्यधिक अम्लीय पदार्थ है। आगे आप अम्ल के विभिन्न उदाहरण आप जानते होंगे। H2SO4 है, इसे आप जल में घुलेंगे तो ये H+ आयन और SO4- में टूट जाता है। अन्य उदाहरण की अगर आप बात करें अम्ल की तो HNO3 आपने सुना होगा। इसके अतिरिक्त कई सारे अम्ल हैं, एसिटिक अम्ल हैं, इन सभी के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अम्लों के गुण की हम बात करें तो अम्ल जो होते हैं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक मतलब ऐसा पदार्थ जो धातुओं को नष्ट करता है। दूसरा, अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनसे विद्युत का प्रवाह हो सकता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जैसे कि आप Mg मैग्नीशियम की क्रिया आप HCl से कराते हैं तो MgCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। नेक्स्ट, अम्ल क्षार के साथ अगर क्रिया करेगा तो ये जल और लवण बनाते हैं। जैसे आप ले लीजिए कुछ भी HCl + NaCl ले लीजिए या कोई सा क्षार ले लीजिए। क्षार ले लिया हमने NaOH, तो अब ये NaCl यहाँ पर बना लेगा, NaCl बनाएगा। ये एक लवण है और आपका H2O बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अम्ल जब भी किसी धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस यहाँ पर मुक्त होती है। नेक्स्ट आपका है अम्लों के प्रकार की अगर बात करें हम तो ये कई तरह के होते हैं। पहला अम्ल है कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल वह होगा जिसमें क्या हो, कार्बन पाया जाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। खट्टे फलों प्रायः कार्बनिक अम्ल होते हैं। खट्टे फल की अगर बात करें तो उनमें जो पाया जाता है वो कार्बनिक फल होता है। उदाहरण के तौर पर आप एसिटिक अम्ल देख सकते हैं, फार्मिक अम्ल देख सकते हैं। फलों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में भी होता है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। इनमें कुछ सामान्यता प्रयोगशाला में भी प्रयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग प्रयोगशाला में भी होता है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। ये रहे आपके कार्बनिक अम्ल। दूसरे कौन से रहेंगे? अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल वह होते हैं जिनमें क्या हो, कार्बन नहीं होता है। इन अम्लों को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा एक और डिवाइडेशन होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाएं,
या अधिक मात्रा में आपको H+ आयन देते हों प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वह होंगे जो पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते अथवा जल में घुलने पर तीव्रता के साथ H+ आयन नहीं देते। दूसरे शब्दों में इसमें आपने देखा किसी अन्य विलायक में पूरी तरह घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। प्रबल अम्ल की प्रतिक्रिया दर जो रिएक्शन करने की पावर होती है वह भी तेज होती है। उदाहरण के लिए आप HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें तो ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करते हैं, मतलब अपनी संपूर्णता के साथ विभाजित नहीं होते, और H+ आयन या प्रोटॉन आयन जो प्रदान करते हैं तो वह भी कम मात्रा में प्रदान करते हैं। इस कारण इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो होते हैं विद्युत के कम चालक होते हैं और इनकी प्रतिक्रिया दर मतलब रिएक्शन करने की जो पावर होती है वह भी कम होती है। उदाहरण इनके आप देख लीजिए, एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड है इत्यादि। अब आगे हम अम्ल के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो विभिन्न कई सारे जो अम्ल हैं उनके अलग अलग प्रयोग देखने को मिलते हैं, हम उसी आधार पर इनके प्रयोग देखेंगे। पहला आपका एसिटिक अम्ल है, तो इसे विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में प्रयोग किया जाता है। एसीटोन एक तरह का कीटोन पदार्थ होता है जो कि कार्बनिक यौगिक ही होता है, उसके निर्माण में आपका एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को खट्टा बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। सेकंड टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग इंडस्ट्री होती है उसमें टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका उपयोग आपने सुना होगा कि विटामिन सी की कमी से आपको क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में भी किया जाता है, जैसे स्कर्वी, अस्थि मज्जा से संबंधित रोग। नेक्स्ट आपका सिट्रिक एसिड है। खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में उन्हें दीर्घजीवी बनाने के लिए आपका सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इसका उपयोग जो है अचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया होती हैं, चार्जेबल बैक्टीरिया जो होती हैं, सीसा संचायक सेल इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेंट वर्णक आदि के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। HCl है। HCl जो होता है पेट में भी आपने सुना होगा कि अमाशय में HCl पाया जाता है, तो बाइल जूस के साथ मिलाकर हमारे पेट में भोजन पचाने का ये काम करता है। इसके अतिरिक्त जो HCl का उपयोग होता है बाथरूम क्लीनर के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसका उपयोग जो मेडिसिन होती हैं, कई सारी मेडिसिन बनाने में होता है, फोटोग्राफी, उर्वरक, विस्फोटक आदि बनाने में किया जाता है। जैसे आपने TNT सुना होगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल के हम विभिन्न स्रोत देख सकते हैं कि कौन सा अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हरा कशिश नामक पदार्थ से मिलता है। एसिटिक अम्ल आपने सुना होगा, सिरका, अचार जो गन्ने का रस होता है उससे आपको एसिटिक एसिड मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपके नींबू, संतरा में मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध, दही आदि में मिलता है। बेंजोइक एसिड आपका घास, पत्ते आदि में मिलता है, और बेंजोइक एसिड का प्रयोग जो होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। फार्मिक अम्ल विभिन्न जो डंक वाले जीव होते हैं, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी आदि में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो ये आपके टमाटर में मिलता है। नेक्स्ट आपका है मैलिक अम्ल, तो जो सेवफल होता है उसमें मैलिक एसिड, आयरन की प्रचुरता वाला अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, ऐसा पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH- देता है या जल में घुलने पर OH आयन देता है, क्षार कहलाता है। इसे घोलने पर जल का जो pH होता है वो 7 से क्या हो जाता है, अधिक। हमने देखा था 7 से कम जो रहेगा वह अम्ल और 7 से अधिक जो रहेगा वह आपका क्षार कहलाता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड जो हैं क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इस तरह से आप ये अंतर अम्ल एवं क्षार एवं धातु एवं अधातु दोनों जगह लिख सकते हैं। क्षार के गुण या पहचान की अगर हम बात करें तो सांद्र क्षार अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। उस क्रिया का नाम उदासीनीकरण होती है, और इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया में आपका लवण एवं जल का निर्माण होता है। सेकंड है बहुत से क्षार जल में विलेय होते हैं
तथा कुछ क्षार जल में विलेय नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया जल में विलेय हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में विलेय नहीं होता। वसा तथा तेलों से क्षार ग्लिसरीन और साबुन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब हम साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे तब इसे बेहतर ढंग से समझ लेंगे। क्षारों में जल मिलाने पर इनकी तनुता बढ़ती है, पतलापन जो है वह बढ़ेगा और सांद्रता क्या होगी इसकी, कम होगी। साथ ही क्षारों का प्रभाव भी कम होगा। देखिए किसी भी पदार्थ में आप जब जल मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता स्वाभाविक है कि कम ही होगी। क्षारों के जलीय विलयन पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब आगे हम क्षार के प्रकार देखेंगे तो वही 4 प्रकार यहाँ देखने को मिलेंगे। पानी में घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका एल्कली और दूसरा क्षारक। एल्कली ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलनशील होते हैं एल्कली कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि एल्कली धातु कहलाते हैं। साथ ही एल्काइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड को भी एल्कली कहते हैं। तो जो एल्कली धातु हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एल्कली क्षार कहलाएंगे। जैसे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। दूसरा आपका क्षारक, तो ऐसे क्षार जो पानी में अघुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अधिकांश तौर पर क्षार पानी में अघुलनशील होते हैं अर्थात क्षारक होते हैं। सामान्यतः मैक्सिमम जो क्षार रहेंगे वह कैसी प्रकृति के रहेंगे, अघुलनशील, तो उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका कास्टिक सोडा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारक का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा वही प्रकार जो हमने अम्ल एवं अम्ल में देखा था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो इसमें भी आपके प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार की अगर हम बात करें तो ऐसे क्षार जो जल में घुलकर क्या होते हैं, पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। इनकी रिएक्शन करने की जो दर होती है वह भी कैसी होगी, अधिक होगी। उदाहरण के तौर पर आप इसके समझ सकते हैं NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि। दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण आप इसके भी देख सकते हैं MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसी प्रकृति के होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं अर्थात इनकी जो रिएक्शन पावर होती है और OH माइनस आयन देने की क्षमता होती है वह कमज़ोर होती है प्रबल क्षार की तुलना में। जैसे हमने अम्ल के उपयोग देखे थे वही सारे उपयोग हम क्षार में देखेंगे। क्षार के अलग अलग नाम से हम यहाँ पर उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। पहला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कपड़ों पर लगे ग्रीस के धब्बे, तेल के धब्बे आदि को हटाने में प्रयोग इसका किया जाता है। सेकंड आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 है, तो इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। देखिए एंटा एसिड जो होता है, आपने सुना होगा कि पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मतलब होता है अम्लता की जो अम्लीय गुण है पेट में वो बढ़ गया है, तो आपके कब्ज आपने सुना होगा वह हो जाती है। इसको निपटाने के लिए क्या करेंगे, हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे जिससे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाए और आपका जल और लवण बन जाए। तो इसी के लिए एंटा एसिड का प्रयोग एसिडिटी को खत्म करने के लिए किया जाता है और उस एंटा एसिड में MgOH का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने के लिए और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम पहले अभी इसे आगे चल के देखेंगे। CaOH2 ये होता है। इसके उपयोग कर हम इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण CaOCl2 बना लेते हैं, तो ये आगे चल के हम देखेंगे इसकी सहायता से विरंजक चूर्ण बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाने में बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। ये इसके उपयोग हुए। ये रहे हमारे अम्ल और क्षार। हमने विभिन्न इनके गुण देखे। जितने भी गुण देखे हैं आप उस आधार पर अम्ल क्षार में अंतर भी आगे चल के इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लुईस अम्ल। देखिए पिछली बार प्रश्न आया था 3 नंबर में था कि आपको लुईस अम्ल के उदाहरणों को छांटना था। तो ये जो अम्ल आपका है टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके सभी जो जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं आप उसे कवर कर लें। जैसे अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार, अम्ल के गुण, उपयोग,
इसके अलावा क्षार के भी सेम रहेंगे और अम्ल क्षार में अंतर। इसके अतिरिक्त लुईस अम्ल और लुईस क्षार अलग होते हैं, इन्हें भी देख लें। लुईस अम्ल लुईस क्षार में अंतर देख लें। और जो लवण होते हैं विभिन्न तरह के जिनका निर्माण अम्ल एवं क्षार की क्रिया से होता है, उन्हें भी आगे चल के आपको कवर करना है। लुईस अम्ल की हम बात करें तो ऐसे अणु आयन अमूलक अथवा मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह अष्टक पूर्ण नहीं है। और कितनी आवश्यकता है इन्हें? एक इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। सेकंड, अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, आपने देख लिया, लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये सभी पदार्थ जो होते हैं धनायन होते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम, सिल्वर और कैल्शियम। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, Br+ है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Bf3, BeCl2, AgCl3, इसके अतिरिक्त FeCl3 आदि सभी लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। सेकंड है आपका लुईस क्षार। तो ऐसे अणु आयन या मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है तथा इनके पास क्या होंगे? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा जिसे ये क्या करेंगे? दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे परमाणु अणु आयन जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। ये जस्ट उसके अपोजिट रहेंगे। अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं ये सभी ऋणायन होते हैं, जैसे क्लोरीन, OH, CN-। उदाहरण के लिए आप इसमें उदाहरण देख सकते हैं HH, RN, हाइड्रोजन इत्यादि लवण। तो जो क्लोरीन और OH-, CN- जिनमें जुड़े रहेंगे वहाँ पर आपका लुईस क्षार यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे रहेंगे? आपके सभी ऋणायन रहेंगे। आगे हम लवण की बात करेंगे। तो लवण जो होता है अम्ल एवं क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है वह कहलाता है आपका लवण। वह यौगिक जो किसी अम्ल के साथ या किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के साथ या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ये परिभाषा अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ऐसे कर लीजिए कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है वह आपका लवण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप HCl की क्रिया NH4OH से करा दीजिए तो आपका NH4Cl और जल बन रहा है, तो जल बन गया आपका। और इसके साथ जो पदार्थ बना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये आपके लवण का उदाहरण रहेगा। लवण के हम अगर वर्गीकरण की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं। पहला है सामान्य लवण। ये जो होता है किसी अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णता स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण जो होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। मतलब आप किसी अम्ल की और क्षार की क्रिया कराएंगे तो अम्ल के जितने भी हाइड्रोजन परमाणु थे वह पूर्णता स्थानांतरित हो जाते हैं किसके द्वारा? क्षार के यौगिक के पदार्थ के द्वारा। उदाहरण के तौर पर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और NaCl है। सेकंड जो आपका है अम्लीय लवण है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन था अम्ल का वो पूर्णता स्थानांतरित ना होकर 1 या 2 उसमें शेष रह जाते हैं। ऐसे लवण जिसमें 1 या 1 से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देने की प्रवृत्ति अभी भी बची रहती है। तो उदाहरण आप इसके देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइसल्फेट है, ये सभी अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। तीसरा आपका होता है भास्मिक लवण। भास्मिक मतलब क्षारीय लवण। तो किसी अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। अर्थात इस लवण में, इस सॉल्ट में आपके भास्म अथवा क्षारीय गुण की विद्यमानता होती है। उदाहरण आप इसका देख सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका है मिश्रित लवण। तो ऐसे लवण जिसमें 1 या 1 से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हों मिश्रित लवण कहलाते हैं। अर्थात इनमें अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण विद्यमान रह जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम पोटेशियम सल्फेनेट है और विरंजक चूर्ण इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका द्विक लवण है, डुअल सॉल्ट है। तो ये क्या होते हैं? 2 सामान्य लवण से मिलकर निर्मित लवण को डुअल सॉल्ट कहते हैं। अर्थात इनमें 2 विभिन्न या भिन्न भिन्न लवण होते हैं और जब भी इन्हें जल में घोला जाता है तो ये 2 भिन्न भिन्न धातु आयनों को जल में
पृथक रूप से प्रदान करते हैं। लवण, ये जो लवण होते हैं द्विक लवण, जल में घुलकर दो प्रकार के धातु आयन निर्गत करते हैं। आप इनके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मोहर लवण है FeSO4 NH4SO4 का S2 ट्वाइस SO4 है .6H2, इसमें 6 जल के अणु जुड़े रहते हैं। इसे हम इसके अतिरिक्त फिटकरी होता है। तीसरा आपका पोटास एलम है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2 इसमें जुड़ा रहता है। ये सभी जो होते हैं द्विक लवण के उदाहरण होते हैं। आप इनमें देखेंगे कि इन्हें जल में घोलेंगे तो आपको पोटेशियम आयन भी मिलेंगे और एल्यूमिनियम, दो भिन्न भिन्न ये धातुएं हैं, इन दोनों धातु के आयन आपको जल में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो लवण का प्रकार है वह है आपका जटिल लवण। तो ऐसे लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है, जो मूल में भी अपना पृथक अस्तित्व रखता है, जटिल लवण कहलाता है। अर्थात आप इसे कहीं भी घोल दें, किसी भी जल में रख दें, तब भी यह अपना पृथक अस्तित्व रखता है। ऐसे जो लवण होते हैं उन्हें जटिल लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप पोटेशियम फेरोनाइट को देख सकते हैं, K4FeCN का होल 6 ये होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जटिल लवण का एक उदाहरण है। आगे हम अम्ल और क्षार की भांति लवण के भी उपयोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो लवण के उपयोग जो है, पहला उपयोग आपका है सोडियम क्लोराइड का, NaCl है। तो आपको पता है कि मानव आहार का NaCl एक प्रमुख अंग होता है। उपचार के परिरक्षण में मांस, मछली आदि को भी सुरक्षित रखने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रसोई घरों में पेट की अम्लता को कम करने में, औषधि के निर्माण में और बेकिंग पाउडर के रूप में अग्निशमन यंत्रों में आदि जगह प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट आपका है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग, जिसे धावन सोडा भी हम कहते हैं, कपड़ों की धुलाई में, कांच निर्माण में और कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका प्रयोग गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का जो फटाके वगैरह होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग KNO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में और विद्युत लेपन में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका है पोटास एलम, जो कि द्विक लवण है। इसका उपयोग, इसे हम फिटकरी भी कहते हैं। इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में और इसके अतिरिक्त घाव को शीघ्रता से भरने में भी पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके कुछ सूचक होते हैं। सूचक भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए जिन रंजक या रंगों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, जबकि यह मूल रूप से कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। तो इससे आपका अम्ल की पहचान की जा सकती है। सेकंड आपका फिनेप्थलीन क्षार के साथ गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, जबकि ये मूलतः कैसा होता है? रंगहीन होता है। इस तरह ये सूचक का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं? अम्ल एवं क्षार की पहचान में। नेक्स्ट आपका है गंधीय सूचक। कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अर्थात जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो कुछ भिन्न गंध उत्पन्न करेंगे, और जब ये क्षार के साथ प्रक्रिया करते हैं तो कुछ भिन्न गंध उत्पन्न ये करते हैं, जैसे प्याज, लौंग का तेल आदि। सेकंड आपका अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे हम जो अभिक्रिया को कहते हैं वह उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर सूचक को देखा। ये आपकी क्रिया जो है उदासीनीकरण क्या होती है? तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया जब कराई जाती है आपस में तो जल तथा लवण बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका तनुकरण है। तनुकरण मतलब होता है पतलापन। जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है या अम्ल या क्षार की सांद्रता होती है वह क्या होती है? कम होती जाती है। चूँकि आयतन बढ़ रहा है और अम्ल और क्षार की मात्रा वही है, तो तनुकरण होगा और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसी विलयन में उपस्थित
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो एसपी लोरेंज ने पीएच स्केल की खोज की थी। बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं चुके हैं कि ये इसमें 1 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। 7 अंक जो होता है उदासीन कहलाता है। 7 से नीचे आपका अम्ल होता है, 7 से ऊपर क्षार होता है। जैसे जैसे 7 से वैल्यू बढ़ती जाती है क्षारकता का गुण बढ़ता जाएगा और 7 से जैसे जैसे कम होती जाएगी अम्लीयता का गुण कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त 5.6 जो वर्षा जल होता है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहने लगते हैं। इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर आज हमारा जो अम्ल, क्षार और लवण था उनको यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। आगामी वीडियोज़ में हम निरंतर रूप से इस केमिस्ट्री को कवर करेंगे। पिछले 5 वीडियो हम देख चुके हैं, ये 6 वीडियो था और लगभग 4 से 5 वीडियो में आपका कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसका पीडीएफ को आपको प्राप्त करना है तो दर्पण एकेडमी का डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी तरह की हमसे क्वायरी वगैरह प्राप्त करनी है तो ये नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद।